क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया है हाल चाल। तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं बिना समय गवाए हुए। कल मुझे याद है कि हम लोगों ने नैतिक विकास के बारे में बात की थी और दो विद्वानों के बारे में आपने पढ़ा था, एक लॉरेंस कोहलबर्ग और दूसरे का नाम था जीन पियाजे। ये आपने कल बातें कर ली थी। आज और अभी हमें जिस विद्वान और जिसके बारे में पढ़ना है वो आपको जल्दी से मैं एक बार याद दिला देता हूं। मैं कहते हैं साहब अब हमें पढ़ना है सामवेगिक विकास के बारे में, जिसको आपने नाम दिया है इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सामवेगिक विकास है, इसके बारे में हमें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है और उनको एक एक करके पढ़ना भी है। सबसे पहले तो यही है कि भाई कोई हमसे कहे कि हम संवेग कहते कैसे हैं, तो संवेग जो शब्द है हिंदी का आपका, इस संवेग को हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशन कहते हैं। और ये जो इमोशन है कहते हैं ये लैटिन भाषा का कोई शब्द होता है, उससे मिलकर बना है और उसे आपने नाम दिया है इमोवियर। इसका मतलब हुआ कि जब हिंदी का शब्द है संवेग, उसे आपने इंग्लिश में कहा है इमोशन कहा है। और ये जो इमोशन शब्द है आपका, ये लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है और उस शब्द का मीनिंग क्या है? इमोवियर। अब इमोवियर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हमने नाम दिया है उत्तेजना या उत्तेजित होना। ये भाई हमने इसको नाम दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसका मीनिंग क्या रहा है? ये तो ठीक है उत्तेजना या उत्तेजित होना, इसका मतलब हुआ कि जब आप इंटरनली, जब आंतरिक रूप से आप कभी भी उत्तेजित महसूस कर रहे हो, उस दशा को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। तो आपने कहा सर क्या मतलब हुआ इसका? भाई कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर से बहुत गुस्से में हो, आप संवेग है। आप अंदर से बहुत क्रोध में हो, संवेग है। आप अंदर से बहुत खुशियां महसूस कर रहे हो, संवेग है। आप अंदर से दुखी भी हो सकते हो, ये क्या है? संवेग है। तो कोई आपसे कहे कि भाई संवेग कहोगे किसे, तो आपका जवाब रहेगा कि संवेग वे साधन होते हैं, वे दशाएं होती है, वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम हमारी आंतरिक दशाओं को प्रकट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। कोई आपसे कहे संवेग किसे कहेंगे, तो हमारा जवाब है भाई ये साधन होते हैं, ये तो माध्यम होते हैं, ये तो तरीके होते हैं, ये ऐसे साधन, ऐसे माध्यम, ऐसे तरीके जिनके द्वारा हम हमारी मनोदशा को प्रकट करते हैं। मनोदशा आप इंटरनली कैसा महसूस कर रहे हो, इसको प्रकट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संवेगों की जरूरत पड़ेगी। अब दो एक विद्वान हैं जिनका नाम हम देख लेते हैं। हम चाहे तो यहां पर नाम ले सकते हैं एक व्यक्ति का, और जिसका नाम है वुडवर्थ। क्या नाम है? वुडवर्थ। उसने क्लियर कहा है कि संवेग का मतलब होता है हमारी उत्तेजित दशाएं। हम जब उत्तेजित महसूस कर रहे हैं वही संवेग होता है। वुडवर्थ के अनुसार हम एक नाम और ले सकते हैं और उसका नाम है जर्सिल्ड। क्या नाम है? जर्सिल्ड। और क्या कहा जर्सिल्ड ने? वो इतना कह रहा है कि भैया जब कोई व्यक्ति अचानक आवेश में आ जाता है, आवेश में आना, तैश में आ जाना, तैश में आ गया, अचानक भड़क गया, वो तो तुझे ना छोड़ू मैं, है ना, आता है ना कई बार। तू गया बेटा काम से, अब सामने वाले को टेंशन, यार मैं कैसे गया काम से, अच्छा भला पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, होशो हवास में हूं, और सामने वाला क्या कर रहा है? तू गया बेटा काम से। उसको टेंशन होगी, मैं कैसे काम से जाऊंगा यार। अचानक आवेश में आना, भड़क उठना और उत्तेजित होना ही संवेग कहलाता है। आप अचानक भड़क गए, संवेग है ये। आप अचानक उत्तेजित हो गए, ये क्या है? संवेग है। आप अचानक आवेश में आ गए, संवेग है ये। किसके अनुसार? जर्सिल्ड के अनुसार। वुडवर्थ ने तो क्या कहा था? संवेग होता है उत्तेजित दशाएं। संवेग उत्तेजित दशाएं वुडवर्थ के अनुसार। और जर्सिल्ड क्या कह रहा है?
अचानक आवेश में आना, भड़क उठना और उत्तेजित होना। मतलब संवेग वे साधन होते हैं, वे दशाएं होती है, वे माध्यम होते हैं जिनके आधार पर हम हमारी आंतरिक दशाओं को प्रकट करते हैं। अब हमें मालूम है संवेग किसे कहते हैं। अब सब सवाल ये उठता है कि संवेगों के बारे में किसने क्या कहा है। तो दो नाम बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। एक नाम आता है वॉटसन, जे.बी. वॉटसन। क्या कहा जे.बी. वॉटसन ने? जे.बी. वॉटसन कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसमें संवेग पाए जाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से ही उसमें संवेग पाए जाते हैं, वॉटसन के अनुसार। और उसने बताया भी है, कहता है भय, फियर, डर, क्रोध, एंगर, प्रेम, अफेक्शन। भय, क्रोध, प्रेम, ये वो संवेग होते हैं जो बच्चों में जन्म से ही पाए जाते हैं। दोबारा, भय, क्रोध और प्रेम, ये वो संवेग है जो बच्चों में जन्म से पाए जाते हैं। यही कारण है इन तीन संवेगों को बच्चों के मौलिक संवेग कहते हैं। मौलिक संवेग जो बच्चों में जन्म से पाए जाते हैं। लेकिन एक महिला है, लेडी है, जिसका नाम है ब्रिजेज। क्या नाम है? ब्रिजेज। क्या कहा ब्रिजेज ने? वो कहती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसमें संवेग नहीं होते हैं। बच्चों में संवेग जन्म लेते हैं 2 या 3 महीने के बाद से, और सभी संवेग उत्पन्न होते हैं बच्चों में 2 वर्ष की उम्र आते आते। तो जब वॉटसन की बात करोगे तो आपका जवाब रहेगा संवेग जन्मजात होते हैं, सभी में पाए जाते हैं। बच्चों में 3 मौलिक संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। ब्रिजेज, जन्म के समय बच्चों में संवेग नहीं होते हैं, ये प्रकट होते 2 या 3 महीने की एज से, और 2 वर्ष तक आते आते सभी संवेग जन्म ले लेते हैं। अब देखो कितनी छोटी छोटी बातें हमने देखी है। संवेग का मतलब साधन, कौन से साधन? जिनसे हम हमारे आंतरिक भावों को प्रकट करते हैं। शब्द इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना या उत्तेजित होना। वुडवर्थ कह रहा है कि संवेग का मतलब उत्तेजित दशाएं। जब पूछोगे आपसे, जर्सिल्ड के अनुसार अचानक आवेश में आना, भड़क उठना, उत्तेजित होना संवेग कहलाता है। वॉटसन के अनुसार छोटे बच्चों के 3 मौलिक संवेग होते हैं, जन्म से पाए जाते हैं। ब्रिजेज, जन्म के समय संवेग नहीं पाए जाते हैं, 2 या 3 महीने से उत्पन्न होते हैं, और 2 वर्ष की एज आते आते बच्चों में संवेग जन्म ले लेते हैं। क्लियर है आप सभी को? आसान बातें हैं, लिख लेते हैं एक बार। वेरी गुड। हेडिंग बनाइएगा सांवेगिक विकास। हेडिंग रहेगा हमारा सांवेगिक विकास। कौन से वाला था? क्या था? किशोर? प्रश्न है क्या आपके पास? देख लेते फिर भी एक बार, कोई बात नहीं। बिल्कुल 12 से 18 दे रखा है, 13 से 18 दे रखा है। क्या था ऑप्शन? हाँ तो ठीक है, 13 से 19 ठीक है। फिर है? नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना ना, पॉसिबल जरूरत ही नहीं। अपनी कॉपी में देखो ना, आप तो खोल के अपनी कॉपी में देखो। अपन तो मस्त रहो आराम से, क्यों पड़े हो चक्कर में? बताओ, अपने कॉपी में एग्जैक्टली लिखवा रखा है मैंने, बस रहो आराम से। मनोविज्ञान की सबसे शाखा, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? कौन सा? ठीक है, ऑप्शन तो चारों पता चले तभी जवाब देंगे फिर। हाँ ठीक है, सही है, लिखा हुआ है कॉपी में। तो ये भी लिखा हुआ है आपने कॉपी में ना, ये सही है।
चौथा कौन सा है ना? रुडोल्फ गोयकल, रुडोल्फ गोयकल लिखा है ना अपन ने, ये गलत है फिर। ये अपराध मनोविज्ञान, ये तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ये तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ये तो उसका कारण है मनोविज्ञान की अपराध शाखा का उद्भव तो अभी आधुनिक समय में हुआ है सीजर लेम्ब्रोसे के द्वारा। ये तो आधुनिक शाखा है। ये तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो आंसर रहेगा आपका, अरस्तु ने शब्द का प्रयोग किया है। तो क्योंकि शब्द का प्रयोग तो किसके द्वारा किया था? रुडोल्फ गोयकल के द्वारा। ये भाई आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये फिर भी मुझे पता है ये प्रश्न गलत करेंगे ये, तो ये प्रश्न जाएगा बोनस खाते में जाएगा। ये एग्जाम का प्रश्न है, काय का प्रश्न है ये? मैं सोचा परीक्षा में आएगा ये प्रश्न। ये आ जाओ। मुझे लगा था एग्जाम में आया है क्या प्रश्न ये? जनसंख्या तो सही है, वो आपने देखा ना, आपने कर रखा है अपन ने। आ जाइए देवताओं, देवियों, लक्ष्मियों, लक्ष्मणों, आ जाओ एक बार। लिखिएगा हेडिंग संवेगिक विकास, और इसमें लिखिएगा संवेग शब्द को इमोशन, संवेग शब्द को इमोशन कहते हैं। इमोशन कहते हैं जो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द, इमोवियर का मतलब हुआ EMOVERA शब्द से बना, इमोवियर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना या उत्तेजित होना। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इस प्रकार संवेग वे साधन है जिनके द्वारा एक व्यक्ति अपनी मनोदशा या आंतरिक दशा को व्यक्त करता है, अपनी आंतरिक दशा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा वुडवर्थ के अनुसार संवेग उत्तेजित दशाएं हैं। संवेग उत्तेजित दशाएं हैं। नेक्स्ट लिखिएगा जर्सिल्ड के अनुसार और इसमें लिखेंगे
अचानक आवेश में आना, अचानक आवेश में आना, भड़क उठना, अचानक आवेश में आना, भड़क उठना, उत्तेजित होना, उत्तेजित होना संवेग है, संवेग है। अचानक आवेश में आना, भड़क उठना, उत्तेजित होना संवेग है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा वाटसन के अनुसार, वाटसन के अनुसार वाटसन के अनुसार संवेग जन्मजात होते हैं, जन्मजात होते हैं। उन्होंने शैशवावस्था में शैशवावस्था में बालकों के तीन मौलिक संवेग भय, क्रोध एवं प्रेम को बताया। भय, क्रोध एवं प्रेम को बताया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ब्रिजेस के अनुसार, ब्रिजेस के अनुसार संवेग जन्मजात नहीं होते हैं, ये तो जन्म के बाद 2 या 3 माह से उत्पन्न होते हैं। जन्म के बाद 2 या 3 माह से उत्पन्न होते हैं तथा 2 वर्ष तक सभी उत्पन्न हो जाते हैं। तथा 2 वर्ष तक सभी उत्पन्न हो जाते हैं। बालक जन्म के समय रोता है, वो उत्तेजना के कारण रोता है, न कि संवेगों के कारण। ब्रैकेट में लिख देना ब्रिजेस के अनुसार,
ब्रिजेज के अनुसार क्या है? संवेग। हाँ, लेकिन इसने क्या किया है कि उत्तेजित होने को संवेग नहीं माना है। फर्क क्या आ गया है? वॉटसन और सभी कह रहे हैं कि इमोशन जो शब्द है उसका मतलब होता है इमोवियर, और इमोवियर शब्द का मतलब होता है एक्साइट या उत्तेजित होना या उत्तेजना। ये कहती है कि भाई व्यक्ति तो उत्तेजित किसी भी कारण से हो सकता है। आपने कहा जैसे कि भाई हो सकता है कि जो बालक है वो बालक अपनी माँ को नहीं देखा तो उत्तेजित हो गया है। हो सकता है उसको माँ की आवश्यकता नहीं है लेकिन दिखी नहीं है उसको। हो सकता है कि बच्चे को भूख नहीं है लेकिन भोजन सामने रखा हुआ है तो उसको देखकर भी उत्तेजित हो सकता है। तो इसका ये कहना है कि उत्तेजित होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए हम हर उत्तेजना को संवेग नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में समझता ही नहीं है कि संवेग कहते किसे है और अपनी अनुभूतियों को प्रकट कैसे करना है। यही कारण है कि छोटा बच्चा हर बात के लिए रोता है, हर बात के लिए रोता है वो। इसका मतलब है कि उसको संवेगों का ज्ञान नहीं है। तो ये कह रहा है या कह रही है कि बच्चा समझता है संवेगों को 2 या 3 महीने के बाद से। उसके बाद में परिचित को समझना स्टार्ट कर देगा बच्चा, अपरिचित को देखकर बच्चा समझना स्टार्ट कर जाएगा, बच्चा भाषा को समझना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इसने कहा है कि संवेग विकसित होते 2 या 3 महीने के बाद से, ये इसका कहना है। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि संवेग तो जन्मजात होते हैं और जन्म से पाए जाते हैं। लेकिन जब ब्रिजेज पूछेगा तो आप कहोगे संवेग उत्पन्न होते 2 या 3 महीने से, और कब तक उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपका जवाब रहेगा 2 वर्ष तक आते हैं। ब्रिजेज नहीं पूछा है और कुछ भी नाम नहीं दिया हो तब आप कहोगे संवेग जन्मजात होते हैं। और यदि पूछा कि बच्चा जन्म के समय रो रहा है, ये है, तो वहां लिखेगा आपको ब्रिजेज के अनुसार, तो पहला होगा संवेग। गलत जवाब है। बच्चा जन्म के समय रो रहा है, संवेग नहीं है। वो किसके कारण है? उत्तेजन। यदि ब्रिजेज नहीं है वहां पर और कह रहा है कि बच्चा जन्म के समय रो रहा है, तब आप कहोगे संवेग है। अब देखिए साहब, आपने ब्रिजेज को देखा है, वॉटसन को देखा है, आपने वुडवर्थ को देख लिया है, आपने इसके अर्थ को देख लिया है। अब साहब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे जो संवेग होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया भी होगा एक बार आपको, या नहीं बताया होगा। हमारे एक व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक है, जिसका नाम है विलियम वुंट। अभी नाम भी आया था इनका। तो जो विलियम वुंट है उसने किताबें भी लिखवाई थी, मैंने नाम भी लिखवा रखा है उनका, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। मैकडूगल की बात कर रहा हूं अभी नाम किसका ले रहा हूं? मैकडूगल का नाम ले रहा हूं। तो मैकडूगल का नाम हमने लिया है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। वहां पर मैंने कहा था कि पिल्सबरी नामक विद्वान आता है, मैकडूगल नामक विद्वान आता है, वॉटसन नामक विद्वान आता है। तो जहां पर मैकडूगल नाम आएगा तो उसने किताबें लिखी है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, और दूसरी पुस्तक लिखी थी आपको आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो विद्वान है विलियम मैकडूगल, दरअसल में इसको एक संप्रदाय का जनक माना जाता है, एक विचारधारा का जनक माना जाता है, और उस विचारधारा का नाम है हार्मिक संप्रदाय। क्या नाम है? हार्मिक संप्रदाय। तो ये जो हार्मिक संप्रदाय के जनक है विलियम मैकडूगल, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, और ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती है इन्हीं पर आधारित 14 संवेग भी होते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि साहब मूल संवेगों का या मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को माना जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? 14 होती है। संवेग किस पर आधारित होते हैं? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। संवेगों की संख्या 14 किसके द्वारा बताई गई? तो जवाब है विलियम मैकडूगल के द्वारा। तो नेक्स्ट लाइन में एक छोटा सा हेडिंग कर दीजिएगा और लिखिएगा विलियम मैकडूगल
और विलियम मैकडूगल में हम लिखेंगे मैकडूगल को हार्मिक, ये विचारधारा का नाम है भाई, हार्मिक है ना, स्कूल है ये, विचारधारा है ये, हार्मिक संप्रदाय का जनक माना जाता है। मैकडूगल को हार्मिक संप्रदाय का जनक माना जाता है। उसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। उसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, इसलिए उसे मूल प्रवृत्तियों का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 14 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित 14 संवेग भी होते हैं। उम्मीद है भाई आपने देख लिया है, ये बड़ा क्लियरली बात लिख रहे हो आप। हार्मिक संप्रदाय का जनक मैकडूगल को माना जाता है। कहते हैं साहब मूल प्रवृत्तियां किसने बताई? मैकडूगल ने बताई है। कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को माना जाता है। और कहते हैं साहब इन मूल प्रवृत्तियों पर आधारित संवेग कितने माने जाते हैं? 14 संवेग माने जाते हैं। 14 का नाम आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल नाम नहीं लिखवाया, क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। बराबरी सुन लीजिएगा। पहला कहते हैं पलायन। पहला क्या है? पलायन। दूसरा है युयुत्सा। तीसरा है विकर्षण या अपकर्षण। फिर आता है पुत्र कामना। फिर है कामुकता। फिर आएगा संवेदना। फिर आएगा जिज्ञासा। फिर आएगा विनित भाव। फिर आएगा आत्माभिमान। फिर आएगा रचना। फिर रचना के बाद में आएगा संग्रह। संग्रह के बाद में आएगा भोजनान्वेषण। और भोजनान्वेषण के बाद में आएगा सामूहिकता। कितने हो गए? 12 और 2 14। इसका मतलब है कि संख्या कितनी होती है इनकी? 14 होती है। मूल प्रवृत्तियां कितनी? 14 होती है। संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करूंगा कि यहां पर आप समझने में गलतियां नहीं करोगे, सबको क्लियर रहेगा। अब आपने कहा सर और बताइए और क्या रहेगा? तो अब हमने देखो भाई संवेगों के बारे में बात कर ली है, और संवेगों के अलावा चलिए बड़े आगे की तरफ। तो आपने संवेग वाली कहानी देख ली है आपने। अब आपने कहा कि सर आगे हम क्या बात करने वाले हैं। तो जब संवेग आपने देख लिए हैं, तो संवेग के बाद में हमारे एक नाम आता है, बड़े गजब का नाम आता है, और वो नाम है आपका संज्ञान नाम आता है। जोरदार नाम है ये, और मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न कंफर्म पूछा जाएगा। अब ये जो संज्ञान है इसको कॉग्निशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉग्निशन बोलते हैं। अब कोई कहे हमसे कि भाई संज्ञान किसे कहते हैं, कॉग्निशन किसे कहते हैं,
तो आपको ध्यान होगा, चलो कॉग्निशन तो थोड़ा टफ हो सकता है शब्द, संज्ञान शब्द बहुत आसान है। कई बार आपने लेटर लिखे होंगे, आप लोगों ने लिखे थे क्या? दादाओं, मैं प्रियजनों को लिखने की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे एरिया में लाइट की कटौती है, हमारे एरिया में गंदगी ज्यादा है, हमारे एरिया में जंगली जानवरों की समस्या ज्यादा आ गई है, हमारे एरिया में रोड खराब है। तो भाई दादाओं, मैं उस लेटर की बात कर रहा हूं, मैं कोई और लेटरों की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसमें आपने कई बार लिखा होगा, कई बार आपने लिखा होगा, लिखा है, तो उसमें एक लाइन हम लिखते थे कई बार, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये लाइन है ना? हाँ एग्जैक्टली, तभी तो मैंने संज्ञान बोला ना। मैंने, मुझे पता है कॉग्निशन में दिक्कत आएगी, तभी मैंने संज्ञान शब्द का इस्तेमाल पहले किया। मैं या हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप हमारी समस्या का तत्पर समाधान करोगे। अब देखिए साहब, यहां प्रश्न कितने बनेंगे आप देखिएगा। यदि पूछे आपसे, संज्ञान पूछे आपसे, अब संज्ञान पूछेगा तो संज्ञान के लिए पूछेगा, भाई ये जो संज्ञान विकास है आपका, ये संज्ञान विकास के जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिए गए? तो यहां दो विद्वान हैं जिनके नाम अपने को ध्यान रखने हैं। एक विद्वान का नाम है जीन पियाजे, क्या नाम है? जीन पियाजे। और दूसरे का नाम है जेरोम ब्रूनर। क्या नाम है भाई? जेरोम ब्रूनर नाम है। दोनों ही बड़े जोरदार व्यक्ति है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर। अब कोई आपसे कहे सबसे पहले तो कि सर संज्ञान किसे कहेंगे, तो आपको जवाब देना है, सब संज्ञान का मतलब होता है हमारी मेंटल एबिलिटीज। संज्ञान शब्द का मतलब है हमारी मेंटल एबिलिटीज, और मेंटल एबिलिटीज का मतलब होता है हमारी मस्तिष्क की क्षमताएं। तो कौन सी क्षमताएं? वे क्षमताएं जिनके आधार पर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नाम सुनते चलिएगा। संज्ञान का मतलब हुआ ध्यान या अवधान। एग्जैक्टली हिंदी का नाम होता है अवधान, और अवधान को इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन। तो हम जब किसी विषय के ऊपर अपने ध्यान मतलब अवधान को केंद्रित कर रहे हैं, ये संज्ञान है। जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ये संज्ञान है। जब हम किसी के बारे में भी तर्क कर रहे हैं, ये संज्ञान है। जब हम किसी के बारे में भी, कुछ भी हो सकता है, जब हम किसी के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये भी आपका संज्ञान है। जब हम किसी को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी घटना को किसी घटना को जब हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी आपका संज्ञान है। जब हम किसी बात को अपनी मेमोरी में जगह दे रहे हैं, स्मृति जिसको कह रहे हो, वो आपका संज्ञान है। जब हम किसी के बारे में भी किसी को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका संज्ञान है। और जब हम किसी का परसेप्शन, किसी का प्रत्यक्षण कर रहे हैं, वो भी आपका संज्ञान है। इसका मतलब हुआ संज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी क्षमताएं आती हैं। संज्ञान का संबंध हमारी मानसिक क्षमताओं से होता है। अब आपने कहा सर दो व्यक्तियों के नाम क्यों लिखे? भाई पहली बात तो ये है कि जो जीन पियाजे है, इसको संज्ञानवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? संज्ञानवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। तो आपने कहा सर ये कौन है फिर? भाई इसको माना जाता है आधुनिक संज्ञानवादी। आधुनिक संज्ञानवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। अब देखो भाई दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है। एक कह रहा है कि भाई संज्ञानवादी विचारधारा का जनक, और दूसरा क्या है? आधुनिक संज्ञानवादी विचारधारा का जनक।
तो यहां पर है आपका जनक है ये संज्ञानवादी विचारधारा का। तो देखो भाई, पहले वाली है उसको तो आपने केवल कहा संज्ञानवादी, और दूसरे वाली को क्या नाम दिया आपने, आधुनिक कहा आपने। तो गलत नहीं होगा, हम पहली वाली को परंपरागत भी कह सकते हैं कि परंपरागत जो संज्ञानवाद है उसका जनक माना जाता है जीन प्याजे को, और जो जेरोम ब्रूनर है उसको माना जाता है आधुनिक संज्ञानवादी विचारधारा का जनक। अब देखिएगा साहब, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और नाम हमने लिया है जीन प्याजे। बताऊंगा सारी बातें, लिखवाऊंगा आपको, केवल काम की बातें। 4 बच्चे थे इसके, होने में क्या बताए हैं, उनमें 3 बच्चे बड़े फेमस रहे हैं, जैकलीन, लॉरेंट और लूसियने। जैकलीन, लॉरेंट, लूसियने, इन बच्चों के ऊपर इसने, सरप्राइज करोगे आप, 30 से 35 साल तक प्रयोग किए थे। 30 से 35 साल तक मनोविज्ञान में सबसे लंबी अवधि तक जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो किए गए थे जीन प्याजे के द्वारा। फैक्ट बनता है जोरदार वाला कि मनोविज्ञान में सबसे लंबी अवधि तक प्रयोग किसके द्वारा किए गए, तो जवाब है आपका जीन प्याजे के द्वारा। कहते हैं कि साहब इसने अपने बच्चों पर, आपके मन में आ रहा होगा सर कौन से प्रयोग किए, इसने ये प्रयोग किया कि बच्चों का विकास होता कैसे है। तो इसने क्या किया, बच्चों के विकास को ऑब्जर्व किया, बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, बच्चा क्या करता है, बच्चा कौन सी एज में क्या करता है। तो ये सारे के सारे इसने विकास वाले स्टडी किए। यही कारण है इस व्यक्ति को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। कई दफा एग्जाम में आ रखा है कि साहब विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाएगा, तो जवाब रहेगा आपका जीन प्याजे को माना जाएगा। तो हमने पहला जवाब दे दिया है कि भाई यही वो व्यक्ति है जिसको आपने जवाब दे दिया विकासात्मक मनोविज्ञान का, क्या कहा आपने, जनक कहा आपने। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक आपने कहा, यह पहला जवाब है। क्यों कहा इसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि विकास के ऊपर इसने सबसे लंबे समय तक अध्ययन किए थे, इसलिए। अब जानते हो जब इसने स्टडी किया तो इसने स्टडी करने के आधार पर कुछ बातें बोल दी, और वो ऐसी बातें जो मनोविज्ञान में अमर हो गई। वो अमर का मतलब फेमस हो गई भाई, जब से लेकर अब तक उनको बस गुनगुनाए जा रहे लोग बाग, कोई उन पर प्रश्न नहीं उठा रहा। तो आपने कहा सर ऐसा क्या कह दिया इसने, पहली बात कही, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है ना, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक। अब आप देखो, आप तो खैर पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आप तो तुरंत इसको डाइजेस्ट कर लिया। अब कोई व्यक्ति कहेगा है बच्चा कोई वैज्ञानिक होता है क्या, वैज्ञानिक तो वो होता है जो बड़ा होता है ना, बोला वो होता है आविष्कार करता है, बच्चा कैसे वैज्ञानिक हो गया। बच्चे की मां ने बच्चे से कहा बेटा बाहर मत जाना, और जाए तो उस नल के हाथ मत लगाना, वो टूटा हुआ है, वो है ना। बच्चे ने इधर देखा उधर देखा और बेटा पहुंच गया उसका ऑपरेशन करने के लिए। अब बेचारी मां ने तो बांध रखा था, कपड़ा वपड़ा लपेट रखा था उसके चारों तरफ। अब बेटे ने उससे कपड़ा हटा दिया तो भाई पानी निकल रहा है। अब उसको दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा है वो। अब आप मुझे बताइए, कोई हमसे ये कहता यार उस काम को मत करना, उसमें ना करंट आ रहा है उसमें, या उसमें ना मत करना वो टूटा हुआ है, वो अपन उधर जाएंगे नहीं, बोला हटने कौन जाएगा यार, बच्चा जरूर जाएगा। बच्चे से कहा बेटा ऊपर मत जाना वहां बंदर है, वो बेटा जरूर चेक करने जाएगा कि वहां बंदर है या नहीं है। बच्चे से कहा कि बेटा इस कूलर से दूर रहना क्योंकि इसमें करंट आ रहा है। भाई साहब बच्चा कुछ भी करेगा, उसको कैसे भी करे, हाथ टच जरूर करके देखेगा उसको, और फिर कहेगा आपसे कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ कि जो हम कहेंगे वो बच्चा स्वीकार नहीं करेगा, वो तो खुद चेक करके देखेगा ये सही है या गलत।
इसलिए बच्चे को सही कहा इसने, क्या? बच्चा तो नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो ये कोटेशन अमर हो गई इसकी, क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं कहा। अपने तो उल्टा कहते हैं, अरे मत मारो बच्चा ही तो है ना। अपन उल्टा कहते हैं ना, कोई गलती कर दी क्या कहते हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं बच्चा ही तो है। ये कह रहा है बच्चा तो नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो इसका एक कथन तो क्या हो गया है, कथन है इसका, बोला कौन सा कथन? एक कथन है बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। ये कोटेशन इसका बड़ा फेमस हो गया, लोकप्रिय हो गया। दूसरा इसने कहा है, बोला बच्चे को तुम ज्यादा मत पढ़ाओ, बच्चे को ज्यादा मत सिखाओ, बच्चा तो खुद ही सीखता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बच्चा अपने समझ, बच्चा अपने संसार का निर्माण स्वयं करता है। बच्चा अपने संसार का निर्माण अपनी समझ से करता है। इसका मतलब हुआ वो भैया बाहरी जगत को किस रूप में देखता है, ये खुद बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी की मानने वाला नहीं है। अपन खूब कहते हैं बेटा किसी अजनबी से कुछ खाने की चीज मत लेना, और सोचता है लू नहीं लू, लू नहीं लो, फिर ले ही लेता है, ले लेता है। उसके बाद में एक बार में नहीं खाएगा, थोड़ी थोड़ी ऐसे करके, या फिर तू टॉफी खाएगा, ये ले, कुछ नहीं हुआ ना इसको, फिर वो सल्टा देगा बेटा। अब खुद की सोच बना ली उसने, क्या बोला, मम्मी पापा तो ऐसे ही कहते हैं नहीं लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो अब ये बच्चे ने खुद के संसार, बच्चे ने खुद की जो संसार के बारे में समझ है वो खुद ने बनाई है, वो किसी और के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा। तो दूसरा क्या है, पहला तो हो गया बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, दूसरा कहा बालक अपनी समझ या अपने संसार का निर्माण स्वयं करता है। उम्मीद है भाई ये भी आपको क्लियर हो गया है। पहला है बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, दूसरा कहता है बालक अपनी समझ या अपने संसार का निर्माण स्वयं करता है। ये कोटेशन हो गई है, इसकी दो बातें भी और है, बात करूंगा। पहले एक बार हम इनको लिख लेते हैं। लिखने का तरीका, पहले लिखिएगा संज्ञान, कॉग्निशन जिसको कहा आपने, क्या भाई कल लिखवा के छोड़ तो गया था मैं आपको, नहीं नहीं आगे का मतलब ये आगे यहां आ गया ना, जीन प्याजे, ही इसके बारे में बोला था मैंने कि जीन प्याजे मतलब खत्म नहीं है अभी, जीन प्याजे का आगे वाला पार्ट अभी बाकी है। कल तो जो लिखवाया वो लिख लिया था ना आप लोगों ने, फिर ठीक है। फिर लिखिएगा संज्ञान शब्द, संज्ञान शब्द से अभिप्राय, संज्ञान शब्द से अभिप्राय मानसिक क्षमताओं से, मानसिक क्षमताओं से होता है, मानसिक क्षमताओं से होता है जिनके आधार पर हम अवधान, चिंतन, स्मरण, कल्पना,
कल्पना, प्रत्यक्षण जैसी क्रियाएं करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, संज्ञानवादी विचारधारा का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। उन्होंने 30-35 वर्षों तक अपने बालकों का प्रयोग किया, जो मनोविज्ञान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाले प्रयोग है। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में छोटा सा हेडिंग कर दीजिएगा और लिखिएगा, जीन पियाजे के महत्वपूर्ण कथन। जीन पियाजे के महत्वपूर्ण कथन। और इसमें पहला लिखिएगा फर्स्ट करके, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। दूसरा लिखिएगा, बालक अपनी समझ या अपने संसार का निर्माण स्वयं करता है। बालक अपने संसार का निर्माण स्वयं करता है। अब देखिएगा साहब, ये तो रहे इनके बारे में कुछ तथ्य रहे हैं। अब ये क्या कहता है बंदा, ये कह रहा है कि भाई जो संज्ञान विकास है आपका, इस संज्ञान विकास की अवस्था होती है, और संज्ञान विकास की कितनी अवस्थाएं इसने बताई है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। कोई आपसे पूछे कि साहब जीन पियाजे ने संज्ञान विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो ये पहली जो अवस्था है उसका नाम दे रहा है ये संवेदी पेशीय अवस्था। क्या नाम है? संवेदी पेशीय अवस्था।
कहते हैं साहब इसका जो समय बताया इसने, वो बताया है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। कितना बताया है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बताया। और ये वो समय है जब बच्चा सीखता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिया ऑर्गेन्स के माध्यम से। और ऑर्गेन्स का मतलब वही आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि। तो वह अवस्था जिसमें बच्चा अपनी ऑर्गेन्स के माध्यम से सीखता है, उस अवस्था को आपने क्या नाम दिया? संवेदी पेशीय अवस्था। और कब से कब तक है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। आपको डायरेक्टली जवाब देना है। बच्चा सीखता है अपनी संवेदनाओं, संवेदना नहीं कहो, डायरेक्टली कह देना, अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। अब इंद्रियों में हमें भी मालूम है ऑर्गेन्स आती है, तो आपने क्या कह दिया? इंद्रियों के द्वारा सिखाने वाली अवस्था नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। समय रहेगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। आपने कहा सर दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो भाई दूसरी अवस्था इसने जो बताई है उसका नाम है पूर्व संक्रिया की अवस्था। पूर्व संक्रिया की अवस्था। अब ये पूर्व संक्रिया की अवस्था का मतलब हुआ प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, इसको नाम दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज। कहते हैं साहब इसका जो समय रहता है वो 2 से लेकर कहां तक रहेगा? 7 वर्ष तक रहेगा। अब कहते हैं साहब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? तो इस अवस्था में बच्चा खेल से भी सीखता है, भाषाओं से भी सीखता है, संपर्क से भी सीखता है। तो आपने जवाब दिया है कि साहब अवस्था में बालक खेल कहा आपने, भाषा कहा आपने, संपर्क कहा आपने। खेल, भाषा, संपर्क से बालक सीखता है। ये आपका पहला जवाब है। अब दूसरा जवाब आपने दिया है कि साहब और क्या रहेगा? कहते साहब यही वो अवस्था होती है जिसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, या अतार्किकता की अवस्था कहते हैं। तो आपने कहा सर अतार्किकता का मतलब क्या हुआ? इलॉजिकल, लॉजिकल नहीं, इलॉजिकल। और इलॉजिकल को क्या नाम दिया आपने? अतार्किक। मतलब बच्चा तर्क करना नहीं जानता, बच्चा जिद करना जानता है। बस जिद करेगा, रोएगा, अपनी बात पर अड़ जाएगा, पिट लेगा, अपनी बात नहीं मानेगा, सामने वाले की बात नहीं मानेगा, अपनी बात पे अड़ा रहेगा। इसलिए क्या नाम दे दिया? अतार्किक। अब बताओ, अब रात को 12 बजे बोल रहा आइसक्रीम खानी है, यार ये क्या बात हुई? अब समझा रहा है सामने, भाई मान जा, बोला नहीं खानी है मेरे को, नहीं अभी थोड़ी होता है, तुरंत हेलीकॉप्टर थोड़ी बनाते हैं, तो वेट करना, वो माहौल बनता है थोड़ा, ऐसे थोड़ी बनता है भाई। पहले थोड़ा उसमें देखो इंजन गर्म होने में टाइम लगता है यार। अब आप तो तुरंत ही गए, बोले हेलीकॉप्टर बना दो यार। फिर जिसका हेलीकॉप्टर बनाओगे उसको मजा ही नहीं आएगा बेचारे को। बोला अभी माहौल तो बना नहीं, उससे पहले हेलीकॉप्टर बना दिया। अब रात को 12 बजे बोल रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। समझाया भाई देवता नहीं मिलेगी, दुकान पे मिल जाएगी। वो कह रहे भाई दुकान तो बंद है, और खुल जाएगी तो भाई नहीं है, सब सो गए, मैं खुलवा लूंगा। फिर बोला कि मान जा, मैं आवाज दे दूंगा, आप तो चलो मेरे साथ। अब देखो भाई है ना, अब धीरे धीरे आप बोलोगे खिलाऊं क्या अभी, सुबह खा लेना, अभी पचेगी नहीं तेरे को, है ना। तो वो क्या है कि अतार्किक रहता है, तर्क नहीं जानता बच्चा, बस जिद पे अड़ गया सो अड़ गया। बारिश क्यों नहीं होती? अरे यार क्यों नहीं होती भाई, वो होनी होगी जब हो जाएगी, है ना। आज अभी रात क्यों नहीं हुई? अरे तो तेरे कहने से थोड़ी रात होगी यार, वो जब रात का टाइम होगा जब रात हो जाएगी। आज शादी क्यों नहीं है यार, ये क्या बात हुई? तो वो क्या है? अतार्किक, बिना तर्क वाली बातें करता है, बिना लॉजिक की बात करता है। हमारे घर पे गेस्ट क्यों नहीं आते यार, आप बताओ। बेचारा जो गेस्टों की जो सेवा करता है उससे पूछो गेस्ट आने चाहिए या नहीं। गेस्ट आने से 2-3 घंटे पहले कार्रवाई स्टार्ट होती है साफ सफाई खाने वाने की, और उसके जाने के बाद में 2-1 घंटे तक माहौल बेचारा ठीक ही करता रहता है। और बच्चा क्या कर रहा है? हमारे घर पर गेस्ट क्यों नहीं आते। तो देखिए साहब, ये रहा आपका अतार्किकता की अवस्था। थर्ड कहा है आपने मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो आपको एक शब्द परेशान कर रहा होगा, यहां पर भी संक्रिया आया,
यहां पर भी संक्रिया आया। ये संक्रिया का मतलब क्या है? इंग्लिश में तो बोलते हैं ऑपरेशन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का मतलब नहीं वो सर्जरी करने वाला ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दिमागी ऑपरेशन। तो आपने कहा था दिमागी ऑपरेशन कौन सा होता है? अरे भाई, हम जब किसी के बारे में सोचते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, किसी प्रॉब्लम का समाधान जब हम सोचते हैं, उसे क्या नाम दिया है? संक्रिया। मतलब दिमागी कसरत करना, दिमागी व्यायाम करना। तो कहते हैं इस अवस्था में बच्चा दिमागी काम तो करता है, सोचता तो है, विचार तो करता है, लेकिन किसके बारे में? मूर्त। मूर्त का मतलब है बच्चा उन वस्तुओं के बारे में सोचता है, उन समस्याओं का समाधान करता है जो बच्चों के सामने मूर्त रूप में उपस्थित होती है। जैसे कि ये पेन बंद हो गया तो बच्चा इसका ठीक कर सकता है इसको, क्योंकि पेन बच्चे के सामने है। क्यों खराब हो गया, क्यों बंद हो गया, ये बच्चा चेक कर लेगा इसको, इंक है या नहीं। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई? मूर्त समस्या का समाधान करना। इसलिए अवस्था को क्या नाम दे दिया? मूर्त संक्रिया की अवस्था। लाइट चली गई तो बच्चा क्या करेगा? दोबारा से एक बार सब स्विचों को ऑन ऑफ करके देखेगा। यही तो है मूर्त संक्रिया। बच्चे के घर में लाइट नहीं आ रही, बच्चा भागकर पड़ोस में देख लेगा, भाई उनकी लाइट आ रही है नहीं आ रही है। क्या है ये? मूर्त संक्रिया। तो कौन सी अवस्था में बालक मूर्त समस्याओं का समाधान करेगा? तीसरी वाली अवस्था में। समय रहेगा 7 से लेकर 11 वर्ष। कब से लेकर कब तक? 7 से लेकर 11 वर्ष इसका समय रहेगा। तो ये तो रहा भाई इनकी तीसरी अवस्था। तो आपने कहा सर अब क्या रहेगा? तो अब आती है अंतिम अवस्था, और अंतिम अवस्था को आपने नाम दिया औपचारिक क्या? संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो आपने कहा सर ये क्या मामला है औपचारिक संक्रिया की अवस्था? भाई औपचारिक संक्रिया का जो समय रहता है वो है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। और आपने कहा सर होता क्या है इसमें? भाई इसमें यह होता है कि यदि बच्चे के सामने समस्या नहीं भी है, कोई चीज बच्चे के सामने नहीं भी है, कोई घटना बच्चे के सामने घटित नहीं हुई है, फिर भी बच्चा उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा कल्पना करना प्रारंभ करता है। किसी भी समस्या का बच्चा कैसे काल्पनिक रूप से सोचना स्टार्ट कर देगा। इस अवस्था का बच्चा घर पर है तो सोच लेगा यार जो स्कूल में क्या चल रहा होगा। स्कूल में बैठा है तो किसके बारे में सोच सकता है? घर पे क्या चल रहा होगा। तो समस्या भले ही बच्चे के सामने नहीं है, बच्चा फिर भी उसके बारे में सोच रहा है। उसको क्या नाम दिया? औपचारिक। बच्चे के सामने घटना है तब बच्चा उसके बारे में सोच रहा है। क्या है? मूर्त संक्रिया। और कहते हैं बच्चा जब तर्क करना जानता ही नहीं है, अतार्किकता की अवस्था, पूर्व संक्रिया। और वह अवस्था जब बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा, क्या रहेगा? संवेदी पेशीय अवस्था। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञान विकास की निम्न अवस्थाएं बताई है। निम्न अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था का नाम लिखिएगा। पहली अवस्था का नाम लिखिएगा संवेदी पेशीय अवस्था। पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। और इसमें लिखेंगे इस अवस्था में, इस अवस्था का समय, मैं की जगह का, इस अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष तक, इस अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें बालक
अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे जैसे आँख, कान, नाक, जीव एवं त्वचा आदि। सेकंड लिखिएगा पूर्व संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था। और इसमें लिखेंगे इस अवस्था का समय, इस अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक खेल, भाषा, संपर्क एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस अवस्था को अतार्किकता की अवस्था भी कहते हैं, अतार्किकता की अवस्था भी कहते हैं। थर्ड लिखिएगा, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, किसी की नकल करना। जैसा कोई सामने वाला कर रहा है तो हम जब उसी के अनुसार कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। इंग्लिश में आता है इमिटेशन करना, नकल, कॉपी, इमिटेशन करना। नेक्स्ट रहेगा मूर्त संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। समय लिख दीजिएगा 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। इसमें लिखिएगा इस अवस्था में बालक मूर्त समस्याओं का समाधान करता है, मूर्त समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए अवस्था को प्रत्यक्ष कॉमा करके लिखिएगा ठोस संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं। लास्ट लिखिएगा औपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था,
औपचारिक संक्रिया की अवस्था और औपचारिक संक्रिया की अवस्था में लिखिएगा औपचारिक संक्रिया की अवस्था, और इसमें हम लिखेंगे इसका समय 11 से 15, इसका समय 11 से 15 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अमूर्त का मतलब समझ रहे हो भाई आप, जो दिखाई नहीं देता, जिसमें हम क्या करते हैं, कल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। वहां क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, वहां मौसम कैसा होगा, इसको क्या बोला आपने, अमूर्त चिंतन। तो इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन, कॉमा करके लिखिएगा विश्लेषणात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन किसे कहेंगे, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, उसे हमने क्या नाम दिया, विश्लेषणात्मक चिंतन कहा। कॉमा करके लिखिएगा परिकल्पनाओं, परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परिकल्पनाओं का निर्माण एवं उनका सत्यापन करता है। समझ में आ गया, परिकल्पना समझ में आ गया, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। किसे कहोगे हाइपोथेसिस? बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी, पता नहीं कौन कौन थे उसमें, श्रीदेवी थी, मुझे इतना ध्यान है, तो गाना देखा था शायद इसका कई बार, शायद विनोद खन्ना भी था शायद, कंफर्म ध्यान नहीं है। आप बोलूँगा तो आप बताना कि यस एंड नो, कि वहाँ पर आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस हीरोइन ने बोला, उस हीरो को बोला कि तुझे ना आज मम्मी ने घर पे बुलाया है चाय पे। आए शाबाश, आगे यार सभी को। तो अब वो गाना गा रहा है हीरो कि तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल आया है। वो शायद शादी का ख्याल आया है, क्या है, परिकल्पना, अनुमान लगाना। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या कर लेता है, अनुमान लगा लेता है। अब वो अनुमान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसका दूसरा जो जवाब आता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, जो रिसर्च में काम आता है। वो रहता है किसी भी समस्या का संभावित समाधान। जब कोई समस्या आती है और उस समस्या का जब हम क्या लगाते हैं, संभावित समाधान जब लगाते हैं, वही क्या कहलाता है, परिकल्पना। अब ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। बच्चा कौन सी अवस्था में परिकल्पना बना लेता है और कौन सी अवस्था में उसकी जांच कर लेता है, चौथी अवस्था में, और उसको क्या नाम दिया आपने, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा जेरोम ब्रूनर। बात नहीं की ना अभी तक उसके बारे में, वो तो लिख के छोड़ रखा है बस हमने। आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक संज्ञानवादी जेरोम ब्रूनर, और इसके बारे में लिखिएगा, एक लाइन लिखते हैं जो हमने पहले लिख रखी है, लिखिएगा जेरोम ब्रूनर को हाँ, सत्यापन का मतलब होता है जांच करना। कैसे करता है बता देता है ना यार, बिल्कुल, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
कोई सा भी उदाहरण देख सकते हैं, कोई सा भी। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था गणपत। क्या नाम था? गणपत। तो वो गणपत क्या था कि हमारा स्टूडेंट ही रहा था वो। तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत होनहार होते हैं, ये तो आप भी मानते हो इस बात को। और अपन उस देश में रहते हैं जहां पर कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो वो एक ऐसा पूत था जिसके पांव पालने में दिखते थे उसको जानता था कि भाई ये कुछ ना कुछ करेगा जरूरी है। अब वो कुछ गलत भी हो सकता है और कुछ सही भी हो सकता है। उसका कारण है क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते, गिफ्टेड लोग होते हैं, वो बहते पानी के समान होते हैं। बहते पानी के समान। जैसे बहते पानी को डायरेक्शन दे दिया जाए, उन्नति लेकर आता है पानी, और यदि पानी को डायरेक्शन ना मिले, बर्बादी का कारण भी बनता है। मानते हो इस बात को? तो अब कई राज्य ऐसे हैं, देख रहे होंगे आप, बाढ़ आ गई है अभी असम में, चालू बाढ़ आ गई है भयानक वाली। और अपन यहाँ भी 50 डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं अपन, वहाँ बाढ़ आ रही है। आएगी बाढ़। आज से लगभग 20-25 साल पहले सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, काश उस सपने को पूरा कर दिया होता तो आज हिंदुस्तान में वाकई केवल गंगानगर ही धान या अनाज का कटोरा नहीं होता, पूरा राजस्थान धान अनाज का कटोरा होता। उन्होंने कहा था कि छोटी बड़ी सब नदियों को आपस में जोड़ दो, छोटी बड़ी सब नदियों को आपस में जोड़ दो। अब हमारी गंग नहर को मान लो, हमारी सरस्वती नदी को मान लो, हमारी बनास नदी को मान लो, छोटी छोटी बेडच वेडच दुनिया भर की नदियाँ अपने पास बह रही है जो दिखाई नहीं देती है, कई गायब हो चुकी है। यार इन सब नदियों को बड़ी बड़ी नदियों से जोड़ दिया जाए तो असम में बांध आई या बाढ़ आई और ब्रह्मपुत्र में पानी बढ़ रहा है, और ब्रह्मपुत्र को हमारी छोटी छोटी नदियों से यदि जोड़ दिया तो आप बताइए कहाँ आएगी बाढ़? तो बाढ़ क्यों आ रही है? क्योंकि उसका हमने रखरखाव नहीं किया है। ठीक वैसे ही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों समाज के लिए खतरा बन जाता है? क्योंकि उसको उचित डायरेक्शन नहीं दी जाती है। इसलिए यही कारण है, हर व्यक्ति को किसकी जरूरत पड़ती है? मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जब तक तब तक वो अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए, तो मार्गदर्शन की हमेशा जरूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बता दे तो हम काम कर लेते हैं। कई बार अपन कंफ्यूज रहते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, है ना? तो वहां पर हमारी कोई हेल्प कर दे, आप ये कर लो, तो हम उस काम को आराम से कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हम डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते। तो अब क्या हुआ साहब, गणपत लाल बहुत इंटेलिजेंट, हर टेस्ट में अव्वल आता। अब साहब गलती से क्या हुआ कि उसकी 2 से 4 आंखें हो गई। आंखें 2 होती है, 4 हो गई। अब 2 से 4 आंखें हुई तो वो वन साइडेड आंखें थी 4। दरअसल में किसी को पसंद करने लगा क्लास में, तो आप समझे नहीं अब तक। फिर 4 आंखें मैंने कहा, तब भी नहीं समझे आप लोग। मैं सोचा, मैं आप कितनी गंभीरता से सुन रहे हो बातों को। अब वो 4 आंखें थी क्लास तक, तो बाकी 4 थी वो, मतलब जिससे भी आंखें 4 हुई वो आपस में बात करते, साथ में बैठते, पढ़ाई करते। कई बार हमने खाना खाते हुए भी बाहर अंदर बाहर देखा, तो वहां तक तो सब कुछ ठीक था। एक दिन सब गाना गाते हुए सुनते हैं, कल कोचिंग बंद हो जाएगी, है तू तेरे घर को जाएगा, मैं मेरे घर को जाऊंगा। तो वो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। भाई वो गणपत को अपने घर जाना था, उस लड़की को अपने घर जाना था। अब गणपत तो चाहता ही नहीं था कि मैं छोड़ के जाऊं यहाँ से, वो तो वहीं रहेगा। लड़की थोड़ा सा शार्प थी दिमाग से, उसे पता ही भाई ठीक है कोचिंग कंप्लीट हो गई, बात खत्म हो गई, अब तू तेरे घर और हम हमारे घर। होना भी यही चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना? प्रैक्टिकल है, इसमें क्या बात है यार, इसमें तो मैं गलत नहीं मानता इस बात को। तो अब क्या हुआ, गणपत ठहरा बेचारा दिल का मरीज, वो कहता ना। अब क्या हुआ साहब, वो जबरदस्ती उसके कॉल करना, फोन करना, लैंडलाइन पे फोन करना, क्यों दे दिए भाई, खुद ने दिए थे लैंडलाइन के नंबर। तो अब वो गणपत को भाई करेगा फोन। अब साहब बातें इस हद तक बढ़ गई कि दिन में 6-6 बार 8-8 बार घर के चक्कर लगाना, बाइक लेकर घूमना, भाई ये कॉमन हो गया। अब ये बातें घर में तो पता चलती है। तो एक दिन क्या हुआ, उस लड़की को उसकी माँ ने और उसके भाई ने बोला कि तू गणपत को यहाँ पर बुला। अब सुनना मेरी बात को। अब गणपत को वो लड़की फोन करके बोलती है कि आपको घर पे बुला रहा है, मम्मी और भाई घर पे बुला रहे हैं।
तो अब गणपत के दिमाग में शायद मेरी शादी का ख्याल आया है। ये तो था आपकी परिकल्पना। क्या थी? ये तो परिकल्पना। अब साहब क्या हुआ कि वो क्लास से आया था किसी काम से और वो तुरंत भाग रहा था। मैंने कहा ना कुछ लोग होते हैं अटेंशन में आ जाते हैं, ध्यान में आ जाते हैं। तो आया कुछ पूछने, तुरंत भाग रहा वो। मैं क्या हुआ? बोला सर आज कहीं जाना है आज तो। मैं भाई कहाँ जाना है? बोला सर आज तो बस जाना है। तो मैंने कहा भाई देवता कहाँ जाएगा बता तो सही। कि बोला सर आज वहाँ जाना है मेरे को, मुझे बुलाया है। तो मेरे मुँह से यूं ही निकला। मैं कहा बेटा कोई हेलीकॉप्टर ना बना दे। तो वो कह रहा अरे सर कोई ऐसा होता है क्या? मैं कहा देख ले बेटा, सोच समझ के जाना, मामला घर का है। मैंने कहा और तू पिछले दिनों से तू बता ही रहा है कि आना जाना चक्कर काटना, तू कहीं हेलीकॉप्टर ना बन जाए तेरा। नहीं सर ऐसा कोई होता है क्या? उसकी मम्मी ने बात की। उसकी नहीं, मम्मी ने बात की मेरे से, बहुत अच्छे से बात की। अब साहब हाँ मम्मी बोला। अब साहब वो बंदा घर पहुंच गया होगा, हमें तो पता नहीं था, गया नहीं गया ये भी नहीं पता। सर्दियों का टाइम था, रात को लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास लैंडलाइन से मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया। तो मैंने लैंडलाइन देखा, मैं कहा यार मरने से कोई होगा यार, कोई अपने नहीं उठाया। भाई 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। मैं सोचा मैं यार ये फ़ोन किसका है ये? मैंने उठाया तो फ़ोन सामने वाला कहता है साहब हम सिपरापत थाने से बोल रहे हैं, पास में ही है। मैं कहा सिपरापत थाने से? मैं क्या हुआ? बोला आप आओ उधर। मैंने कहा क्या हो गया? कि नहीं बोला आओ। अब मैंने कहा यार आओ भाई। मैं कहा मैं सुबह आऊँगा, अब कहाँ से आऊँगा रात को? कि नहीं बोला आपको आना पड़ेगा। आप राहुल को जानते हो क्या? मैं कहा नहीं मैं कोई राहुल को नहीं जानता भाई। तो अब रियल नाम उसका राहुल था और गणपत उसने नाम रखा हुआ था। तो अब राहुल बोला वहाँ पर, राहुल हम कहाँ जाने कौन राहुल है? तो उसे पूछा होगा फिर उसको दोबारा, तो उसने बोला गणपत। अब गणपत नाम सुनते मैं कहा हाँ भैया आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं स्टूडेंट का मामला जो रह जाता है कई बार सहायता करनी भी पड़ती है, केस ना लग जाए, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ होती है ये, करियर को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है। तो आप भी बात मानते हो ये। मैं भाई रात को पहुंचा वहाँ पर, गणपत बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था, है ना। तो मैंने कहा क्या हुआ गणपत भाई? बस वो कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए वो। तो मैंने क्या हुआ? तो वो बस वो मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। वहाँ पर सीआई साहब थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनको बोला थोड़ा सा, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इस पर कोई 171 या कुछ ऐसे धारा लगती है शांति भंग वाली, 141-44 पता नहीं कौन सी, तो वो शांति भंग में लगती है कोई वो। तो वो उस पर चार्ज किया था। तो उसने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद छोड़ दूंगा इसको, अभी तुरंत आपके साथ भेज दूंगा। तो बोला इसको एहसास नहीं होगा, इसके मन में डर नहीं आएगा, तो थोड़ा देर बोला इसको रखने दो एक बार। तो भाई मैं छोटी सी बात ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। तो जब उसको मैंने पूछा खाना वाना खाया नहीं खाया, तो उसने कहा कि भाई नहीं खाया खाना कहाँ से खाएगा, सुबह तो जमा होगा तो सुबह से। तो मैंने पूछा मैं क्या हुआ तेरे को? तो बोला भाई बोला मेरे को बुलाया, वहाँ पर स्वागत में बैठे थे सब लोग। बोला जैसे ही मैं गया, मेरे जाते ही तो गेट बंद कर दिया उन्होंने। और गेट बंद करने के बाद में ऐसा कोई टेबल थी, कोई इसे चौड़ी बड़ी टेबल होगी इसे, तो कह रहा एक टेबल थी एक। बोला मुझे उस पर उल्टा लिटाया और यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक, बोला मुझे डंडों से इतना मारा कि बोला एक समय के बाद में मुझे एहसास होना बंद हो गया कि मेरे को कोई मार भी रहा है या नहीं मार रहा। सुनो जानना था ना भाई। अब साहब उसकी स्किन को देखा तो आप सरप्राइज करोगे। अपने दोनों हाथ ऐसे रख देना, ये इससे ऊंची उसकी स्किन हो रखी थी। अब मैंने कहा भाई बोल तू क्यों गया था? तो पता है क्या कह रहा है? बोला मैं तो चेक करने गया था। अब वो चेक करने जो था बेटा, उसी को बोलते हैं सत्यापन करना। समझ गए आप लोग? क्लियर हो गया ना भाई? सत्यापन कैसे? अब सत्यापन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप, है ना भाई। अब वो बेटा गया जान हथेली पर लेकर, वो तो चेक होके आया, फिर वो चेक करके नहीं आया, वो तो चेक होकर आया। वो तो चेक का मतलब सत्यापन मतलब जांच करना कैसे भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आज आपने अनुमान लगाया, आज आपने परिकल्पना बनाई कि आज बारिश हो सकती है ना भाई, ये परिकल्पना है आपकी। अब आप कैसे पता करोगे
भाई सूचना एकत्रित करोगे चारों तरफ से, कहीं बारिश हुई या नहीं हुई, फोन करोगे, टीवी पर देखोगे, अखबार में पढ़ोगे, तो ये जो टीवी अखबार फोन कर रहे हो, ये है आपका सत्यापन करना। तो सत्यापन हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हमारी बात की जांच करना वो कहलाता है सत्यापन करना। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा जेरोम ब्रूनर, और किसी के मत जाना बुलाने पर, ठीक है ना भाई। हाँ, बस दिमाग में एक इमेज रखना, बस हेलीकॉप्टर। और यदि देखो हेलीकॉप्टर आपके दिमाग में रहा ना, कभी गलती से गलती नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं बेटा, ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं आजकल तो, जो कहीं लैंड होती ही नहीं है, वो हवा में उड़ती रहती है चारों तरफ होना। चलिए जी, जेरोम ब्रूनर में लिखिएगा, इसे आधुनिक कुछ कह रहा है मेरा शेर, क्या कह रहा है मेरे टाइगर, मुझे भी बता दे एक बार। ये भी गया था क्या कह रहा कि कहीं मेरी स्टोरी तो नहीं सुना रहे सर है। इससे आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसने संज्ञान विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला नाम लिखिएगा एनेक्टिव, पहला है एनेक्टिव। एनेक्टिव को हिंदी में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सक्रियता। सक्रियता, और सक्रियता में लिखिएगा बालक अपनी आवश्यकताओं को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करता है। शारीरिक क्रियाओं से प्रकट करता है। पहला एनेक्टिव लिखा है। सेकंड लिखिएगा आइकॉनिक। और इसमें हिंदी में लिख दिएगा दृश्य या प्रतिमा। आइकॉनिक है सेकंड, और आइकॉनिक को आपने लिखा है दृश्य या प्रतिमा। इसमें लिखिएगा, इसमें बालक मानसिक कल्पना करता है। इसमें बालक मानसिक कल्पना करता है। नेक्स्ट बताइएगा सिंबॉलिक, और इसमें लिखिएगा सांकेतिक। और सांकेतिक में हम लिखेंगे इसमें बालक
इसमें बालक भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकता प्रकट करता है। अपनी आवश्यकता प्रकट करता है। उम्मीद है लिख लिया आप सभी ने। एनेक्टिव आइकॉनिक एक बहुत जबरदस्त बात है इसके बारे में, और वो बात कौन सी है? हाँ जी, कौन से वाला दोबारा बता देते हैं ना एक बार। ये जो बंदा है ये कह रहा है कि कोई भी जो बालक है अपने दिमाग में चलने वाली बातों को 3 तरीके से प्रकट करता है। हमें यूँ कह सकते हो कि कोई भी बालक अपने दिमाग की बातों को हमें 3 तरीकों से बताता है। अब वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तो है एनेक्टिव। बच्चा छोटा है तो बोल तो पाएगा नहीं, वो तो कैसे बताएगा? अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। आपने कहा सर कैसे? बच्चे अपनी माँ को देखकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है। बच्चा जैसे देखा उसकी माँ वहाँ पर है और बच्चे ने भी पैर नहीं लिए हैं, तो बच्चा क्या करेगा? घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर देगा। बच्चा और भी छोटा है और अभी घुटनों के बल भी नहीं चल सकता, और बच्चा सपोज करो लेटा हुआ है, उसकी माँ उधर काम कर रही है, तो बच्चे का ध्यान कहाँ रहेगा? उधर रहेगा। अब उसकी माँ उधर से चलकर उधर आ गई है, तो बच्चे का ध्यान कहाँ रहेगा? उधर रहेगा। अब बच्चे की माँ उधर से उधर आ गई है, तो बच्चे का ध्यान कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। और इधर आ गई तो बच्चा कैसे करेगा? फिर ऐसे मोड़कर देखेगा। तो बच्चा सबसे पहले अपनी आवश्यकता को कैसे बता रहा है? अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। दूसरा आया दृश्य या प्रतिमा, आइकॉनिक। अब सपोज करिए कि बच्चा बोलना तो स्टार्ट कर दिया बच्चे ने। अब बच्चे की माँ बता दीजिए, बच्चे का पिताजी बता दीजिए, वो कहते साहब ऑफिस में गए हैं। अब ऑफिस में जब वो जाते हैं तो उन्होंने घर पर आकर अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार की हॉर्न बजाया, तो उस हॉर्न बजने से बच्चा समझ जाता है कि मेरे पिताजी या मेरे मम्मी आ गई है, तो वो भागकर गेट पर पहुंच जाएगा। वो क्या है? दृश्य या प्रतिमा। तीसरा का सांकेतिक किसे कहते हैं? अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर तो किसी को बोल नहीं रहा है, बच्चा भक्कर गेट के पास जा रहा है, दरवाजे पर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहां पर क्या बोलेगा? अरे अरे पढ़ना स्टार्ट करो चुपचाप। बोला क्यों? बोला पापा आ गए। अपनी आवश्यकताओं को, अपनी मन की बातों को कितने तरीके से प्रकट कर रहा है बच्चा? 3 तरीके से। सबसे छोटा बच्चा जब होगा अपनी क्रियाओं के माध्यम से, उसके बाद में थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चीज़ों को अपने दिमाग में बना लेगा। माँ की आवाज़ सुन के बच्चा मुस्कुराना स्टार्ट कर देगा, हंसना स्टार्ट कर देगा। जिधर से आवाज़ आ रही है उधर चले जाएगा। इसको क्या कहा? दृश्य या प्रतिमा। कहते हैं साहब जब बच्चा बड़ा हो गया है, भाषा समझ जाएगा, चुपचाप किताब उठा लेगा और खुद को भी सावधान कर देगा। सावधान, पिताजी की घर में एंट्री हो चुकी है, कृपया करके सभी अपने अपने कामों में लग जाइए। वो क्या है? आपका सांकेतिक है। तो बच्चा अपनी आवश्यकता 3 तरीके से प्रकट करेगा। किसके अनुसार? जेरोम ब्रूनर के अनुसार। इसका एक कोटेशन है, बहुत फेमस है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि एग्जाम में दे दे तो आपने कहा सर क्या कोटेशन है इसका कॉन्फिडेंस देखना आप लोग कि कितना कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा। ये बंदा क्लियर कह रहा है कि किसी भी बच्चे को किसी भी एज में, दोबारा सुनेंगे आप, किसी भी बच्चे को किसी भी एज में कुछ भी सिखाया जा सकता है। जिसका कॉन्फिडेंस है ये। हम तो क्या कहते हैं? बच्चा है अभी नहीं सीखेगा, है ना, अभी उसका सीखने का समय नहीं है, अभी थोड़ा रुको, अभी सीखेगा बाद में। वो ये क्या कह रहा है कि किसी भी बच्चे को किसी भी उम्र में, मतलब मेरे तो भाई देखो बड़ा अच्छा लगा इसके कॉन्फिडेंस को देखकर। बंदा कह रहा है कि किसी भी एज में किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है।
कमाल का बच्चा है ये, कमाल का सोच रही होगी इस व्यक्ति की। आज जब देखते तो सही भी लगता है, इतना सा बच्चा जो केवल पैरों के बल चल रहा है, बस जबरदस्ती उसको स्कूल भेज दिया। अभी बोल नहीं पा रहा है वो, और फिर भी रोते हुए अपनी टीचर को बोल रहा है ना? देखा होगा फेसबुक पे वो छोटे बच्चे का रोता हुआ वीडियो है, अजीबो गरीब शक्ल बना रहा है, मुंह खा रहा है, होठ खा रहा है, बोला ऐसे करके। इसका मतलब ये घर से सीखा है उसने, ये थोड़ी अपने आप ही कर रहा है। वो देखा होगा उसके पापा को, है ना, उसकी माँ को करते हुए, ये है ना, सीखा ना, फिर वो सीख गया। वो यही बात कह रहा है कि आयु के किसी भी पड़ाव पर, उम्र के किसी भी दौर पर बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। यार इतना सा बच्चा, वो आजकल वो डांस वांस के प्रोग्राम आ रहे हैं यार, सोचो आप क्या कमाल के डांस कर रहे हैं। इतना सा बच्चा यार क्या गाना गा रहा है यार, बताइए। वो गाना था साउथ इंडियन मूवी का, पता नहीं कौन सा मूवी, कौन सा गाना, उई माँ आई राम, पता नहीं क्या गाना था ना, अजीब गरीब गाना था एक। हाँ आई माँ उई माँ, बस पता नहीं, एक साउथ इंडियन मूवी थी, कोई गाना था उसका। भाई इतना सा लड़का, इतना लड़की उस गाने को इतना सॉलिडली गा रहे थे। मैंने कहा यार कमाल है ये तो। इसका मतलब इस बंदे ने सही बात कही थी कि यदि हम सिखाने की नीयत रखते हैं तो हम बच्चों को कुछ भी कुछ भी नहीं है। ये तो एक बहुत छोटा बच्चा, मैक्सिमम 2-2.5 साल का बच्चा होगा, शायद 2.5 का तो नहीं होगा, आपने भी देखा होगा, शायद ध्यान होगा आप लोगों को। एक बंदे ने, ऑब्वियसली बात है उसके फादर होंगे, उस बच्चे को गोदी में ले रखा है और भाई वो पूछ रहे पूरे विश्व की राजधानी है उससे। वो अलग था, वो कौटिल्य चाणक्य जो बता रहे हो वो तो अलग है। वो तो अरे वो तो छोटा सा बच्चा यार, इतना सा छोटा सा बच्चा, वो अलग था। वो तो कहीं राजस्थान का ही होगा मेरे ख्याल से। वो यार बच्चा राजधानियां बोल रहा है, ईरान की राजधानी, वाशिंगटन, अमेरिका, फलाना ढिमाका, इतना सा छोटा बच्चा। फिर वो प्रेसिडेंट के नाम बता रहा है, वो लिस्ट बाई लिस्ट प्रेसिडेंट का बता रहा है, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट बता रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या खाया होगा बच्चे के माता पिता ने, है ना, पता नहीं भाई। चलिए लिखिएगा एक बार। जेरोम ब्रूनर के अनुसार किसी भी बालक को उम्र के किसी भी पड़ाव पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। लिख लिया आप लोगों ने? किसी भी बालक को उम्र के किसी भी पड़ाव पर, पड़ाव का मतलब किसी भी समय पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। उम्मीद है ये तो आपने लिख लिया अभी। अब देखो भाई, आपने देख लिया है और क्या देखा आपने? पहले, सबसे पहले आपने देखा शारीरिक विकास के बारे में बात हुई आपकी। फिर आपने देखा कि उसका नैतिक विकास देखा आपने, फिर सांवेगिक विकास देखा आपने, अभी संज्ञान विकास देख लिया है। केवल 2-3 लाइन का जो मामला है वो बनता है आपका सामाजिक विकास। कौन सा विकास? सामाजिक विकास। एक बात ध्यान रख लेना कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है, लेकिन ये पक्का पता है कि वो इस स्थिति में ज्यादा दिनों तक रहता नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, जब बच्चा जन्म लेता है
तब वो ना तो सामाजिक होता है और ना वो असामाजिक होता है, पर यह भी कन्फर्म है कि वो इस स्थिति में ज्यादा दिनों तक रहता नहीं है। ये कहा था क्रो एवं क्रो ने, कागला है, क्या कहा था कि बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, पर वो इस स्थिति में ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। कहता है जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद में पहली अवस्था आती है शैशवावस्था। आपको भी मालूम है शैशवावस्था में बच्चा सामाजिक नहीं होता, ये तो आप भी जानते हो। सारे खिलौने मुझे दो, सारी चॉकलेट मुझे दो, माँ मेरी, पापा मेरा, भाई मेरा, बहन मेरा, खिलौना मेरा, घर मेरा, सब कुछ मेरा। वो कहता नहीं है कि ये हमारा है, ये कभी नहीं कहता। किसका? मेरा। टॉफी किसको चाहिए? मुझे चाहिए। पेट भर गया पूरा, मुंह में ठूस ली, जेबों में ठूस ली, हाथ में ठूस ली, भर के यूं करके, फिर भी क्या मजाल किसी को एक दे दे तो, और कोई गिर गया मान लो और किसी ने गलती से उठा लिया, भाई साहब रो रो के बुरा हाल कर देगा। इसलिए शैशवावस्था जो रहती है उसमें बच्चा या बच्चे में सामाजिकता पाई नहीं जाती। जब वो बच्चा सेकंड अवस्था में आता है, बाल्यावस्था में, वहां पर बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऊंच है, क्या नीच है। तो पहली अवस्था में तो बच्चा सामाजिक नहीं होता है, दूसरी अवस्था में बच्चा सामाजिक समझने लगता है, या यूं कह सकते हो कि दूसरी अवस्था में बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, और जो तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, उसमें बच्चे का सामाजिक विकास सबसे ज्यादा होता है। तो अब प्रश्न कैसे बनेगा कि साहब आपसे पूछा है, एक बच्चा दूसरों के साथ में मिलजुल कर रहता है, दूसरों को सहयोग करता है, दूसरों की फिक्र करता है, उस बच्चे का यह व्यवहार दिखाता है उसके सामाजिक विकास को। एक बालक अपनी रोटी के टुकड़े को गिर जाने के कारण जोर जोर से रो रहा है, दूसरा बच्चा उसे अपनी रोटी का आधा टुकड़ा उस रोते बालक को देता है। यह उस बालक के कौन से गुण को प्रदर्शित करता है? नैतिकता को। किसको? नैतिकता। नैतिकता। बालक पहली अवस्था में होता है असामाजिक होता है, बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है दूसरी अवस्था, और दूसरी अवस्था को क्या नाम दिया? बाल्यावस्था। बच्चे का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है किशोरावस्था। बच्चा जन्म के समय न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, किसके अनुसार? क्रो एवं क्रो के अनुसार। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग करके लिखेगा सामाजिक विकास, और इसमें लिखिएगा बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक दिनों तक नहीं रहता है। लिख दीजिएगा क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार। अगली लाइन में लिखिएगा, पहला लिख दीजिएगा शैशवावस्था, पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड को कह रहे हो। इसमें लिखेंगे बालक में
सामाजिकता की भावना, सामाजिकता की भावना का अभाव पाया जाता है। बालक में सामाजिकता की भावना का अभाव पाया जाता है। सेकंड लिखिएगा, बाल्यावस्था बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में लिखिएगा बालक में सामाजिकता की भावना, सामाजिकता की भावना का विकास होता है। थर्ड लिखेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था और इसमें हम लिखेंगे बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक इसी अवस्था में होता है। बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक इसी अवस्था में होता है। क्या आपने लिख लिया सभी ने? ये नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, टाइम है अभी तो। लिख लिया सभी ने? अब मुझे बताइए कि जितने भी हमारी क्लास हुई है और जितना भी आपने पढ़ा है, समझ में आ रहा है बराबर? कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ या नहीं हुआ? क्लास अटेंड करने के बाद में, क्योंकि नया सेगमेंट था ये और मन में प्रश्न भी रहे होंगे। पहले तो ये रहा होगा पता नहीं क्लास कब लगेगी, पता नहीं क्लास कब लगेगी, और जब लगी होगी तो फिर मन में ये प्रश्न आया होगा यार पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो उस समय एक सस्पेंशन वाली स्थिति रही होगी। अभी जब आपने क्लास ली है तो मानसिकता में कुछ बदलाव आया या नहीं आया? आया है। अभी कल से हम लोग जो आपकी क्लास रहेगी उसमें अधिगम वाली जो यूनिट है मैं वो स्टार्ट करूँगा, सीखने वाली यूनिट। जब आप सीखने वाला पढ़ लोगे उसके बाद में व्यक्तित्व वाली, व्यक्तित्व के साथ में समायोजन के बारे में, समायोजन के बाद में इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस के बाद में हम बात करेंगे आपके क्रिएटिविटी के बाद में, और क्रिएटिविटी के बाद में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद में आपका पेडागोजी, और फिर उसके बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट। जो डेडलाइन मैंने बताई है उससे एक दिन कम हो सकता है, एक दिन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं फास्ट पढ़ाऊँगा। जैसा आज पढ़ रहे हैं, जैसा पहले दिन पढ़ रहे थे, उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।